नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। आज वो हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कल 3 नवंबर को राष्ट्रपति उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगी और नैनीताल स्थित राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी। मंगलवार को राष्ट्रपति कैचीधाम स्थित नीम करौली बाबा आश्रम जाएंगी। बाद में वो नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। पीएम मोदी आज बिहार में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा दोपहर 1:30 पर आरा में होगी, तो वहीं दूसरी रैली दोपहर 3:30 पर नवादा में होगी। पीएम शाम को पटना में रोड शो करेंगे और उससे पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पटना में भव्य रोड शो के बाद प्रधानमंत्री पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा के पारू में जनसभा करेंगे। वहीं वैशाली के पातेपुर विधानसभा के महनार में दूसरी जनसभा करेंगे। इससे पहले शनिवार को अमित शाह ने गोपालगंज में एक वर्चुअल रैली के जरिए चुनावी ताल ठोकी। अपने संबोधन में उन्होंने सीधे तौर पर महागठबंधन पर हमला बोला और जंगल राज के पुराने दिनों की याद दिलाई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कुढ़नी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 6 नवंबर को बिहार में स्थिरता और विकास के लिए वोट देने की अपील की। चुनाव में प्रचार करने हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए बोला कि लालू ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जो भी वादा किया है उसे पूरा किया है। महागठबंधन के दल भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। राहुल गांधी आज बेगूसराय और खगड़िया में रैली करेंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव मुंगेर, पटना, वैशाली और सारण में कई चुनावी रैलियों में शामिल होंगे। बिहार के मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने देर रात मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत 3 लोगों को पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल से गिरफ्तार किया। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले के संबंध में अनंत सिंह से पूछताछ की जा रही है और आगे कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। 30 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। चुनाव आयोग ने दुलारचंद मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के ग्रामीण एसपी समेत 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया, जबकि बाढ़ के एसडीपीओ को निलंबित करने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने दुलारचंद मर्डर केस में बिहार के डीजीपी विनय कुमार से आज दोपहर 12 बजे तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बाढ़ के एसडीओ सह 178 मोकामा विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार को हटाकर उनकी जगह आईएएस अधिकारी आशीष कुमार को नियुक्त किया और चुनाव आयोग ने एसडीपीओ बाढ़ 1 राकेश कुमार और एसडीपीओ बाढ़ 2 अभिषेक सिंह का ट्रांसफर भी कर दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के रोहिणी में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से केरल के दौरे पर रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति कल 3 नवंबर को केरल के कोल्लम स्थित फातिमा माता राष्ट्रीय महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 4 नवंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा करेंगे। भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फरहाद हकीम के विवादित बयान पर टीएमसी पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी के लोग एसआईआर को लेकर डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम नहीं रहेंगे।
चुनाव आयोग के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के सघन गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आज मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एस रामदास की अगुवाई वाली पीएमके पार्टी, विजय की टीवी के पार्टी और सीमान की एनटीके पार्टी ने डीएमके द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने को है तैयार। आज शाम 5:26 पर देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण करेगा। CMS-3 प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। CMS-03 एक बहुबैंड सैन्य संचार उपग्रह है। इसे देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल रैनी आज भारत के 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अल रैनी की यात्रा पिछले वर्ष दिसंबर में डॉक्टर एस जयशंकर की बहरीन यात्रा के बाद हो रही है। भारत और बहरीन के बीच सौहार्दपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध हैं। हैदराबाद में इंडिया जॉय 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इस सम्मेलन में फिल्म, एनिमेशन, VFX और कॉमिक्स क्षेत्र के दिग्गज जुट रहे हैं। सम्मेलन में 10 देशों के 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने हैदराबाद में चल रहे इंडिया जॉय 2025 में वेव्स बाजार का उद्घाटन किया। सचिव ने कहा कि वेव्स बाजार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ऑनलाइन बाजार है। वेव्स का उद्देश्य भारत के मीडिया एंटरटेनमेंट उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है। संजय जाजू ने विश्वास व्यक्त किया कि OTT खरीदार भी वेव्स बाजार प्लेटफॉर्म पर आएंगे और उन्हें सभी भाषाओं में उपयुक्त बाजार मिलेगा। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सेखो IAF मैराथन 2025 के पहले संस्करण को हरी झंडी दिखाई। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की होने वाली इस दौड़ में सशस्त्र बलों के कर्मियों ने हिस्सा लिया। इसमें स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। सेखो भारतीय वायुसेना मैराथन 2025 में अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह, शेफाली शाह और हुमा कुरैशी भी शामिल हुई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने कश्मीर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कश्मीर मैराथन में 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 11 देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि जिस उत्साह के साथ सभी उम्र के लोग दौड़ में भाग ले रहे हैं वो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इसे प्रोत्साहित करना उनका प्रयास होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में कासीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी पर भगदड़ मचने से 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मंदिर में क्षमता से अधिक 15,000 लोग जमा हो गए थे, जिससे रेलिंग टूटने से भगदड़ हुई। पीएम मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख जताया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस घटना को दुखद बताते हुए शोक व्यक्त किया है और घायलों को समुचित चिकित्सा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों और संवाद साझेदारों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ADMM+ उसकी एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो पैसिफिक विजन का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आसियान देशों के साथ अपने रक्षा सहयोग को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और क्षमता विकास में योगदान के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि भारत एक ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कर्तव्य भवन में विभिन्न विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन पर एक विचार मंथन बैठक की। बैठक में जनसंचार रणनीतियों को और सशक्त बनाने, सोशल मीडिया संदेशों को अधिक प्रासंगिक, पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के लिए नवीन तरीकों को अपनाने पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर PM श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। इस नई सेवा के तहत प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे इंदौर से उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल से पचमढ़ी और जबलपुर से बांधवगढ़ तक हेलीकॉप्टर उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये सेवा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, स्थानीय उत्पादों के विपणन और होम स्टे व्यवसाय को भी प्रोत्साहित करेगी। दिल्ली के स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा लाल किला परिसर में मेरी दिल्ली मेरा देश नामक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में राजधानी की ऐतिहासिक धरोहर, विविध संस्कृति और एकता की भावना को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया गया। शिमला से सटी खूबसूरत मशोबरा घाटी में स्थित राष्ट्रपति निवास अपनी 175वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर शानदार गीत, संगीत और हिमाचली व्यंजनों की खुशबू से सराबोर शरदोत्सव का आयोजन हुआ। देव प्रबोधिनी एकादशी के पावन दिवस पर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में अमरकंटक तक 3 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए गए। 3,51,111 दीपों की ज्योति से नर्मदा के घाट आलोकित हो उठे। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इकोसिस्टम में ओडिशा की बढ़ती भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि ओडिशा रेलवे, हाईवे, पोर्ट और अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी है, जबकि एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स भारत से सबसे अधिक निर्यात होने वाली वस्तुओं की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। सरकार ने अक्टूबर का GST कलेक्शन आंकड़ा जारी कर दिया है। त्योहारी सीजन में और GST स्लैब में बदलाव के बाद अक्टूबर में GST कलेक्शन 4.6% बढ़ा है। अक्टूबर में कुल GST कलेक्शन 4.6% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। ये बढ़ोतरी GST छूट मिलने और त्योहारी सीजन में शानदार खरीदारी के बाद हुई है। फेस्टिव सीजन में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। ऑटो कंपनियों ने अक्टूबर में कुल 4,70,227 गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 17.23% ज्यादा है। गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री में GST रेट में कमी और फेस्टिव सीजन को बड़ा कारण बताया जा रहा है। GST के नए रेट से 22 सितंबर से लागू हुए, इससे गाड़ियों की कीमतों में कमी आई। पहले गाड़ियों पर 28% GST लगता था, अब ज्यादातर गाड़ियों पर 18% टैक्स लग रहा है। पिछले साल अक्टूबर में कुल 4,01,105 पैसेंजर्स व्हीकल्स की बिक्री हुई थी। इस साल जनवरी 2025 में कुल 4,05,522 यूनिट्स की बिक्री हुई। कल 3 नवंबर से UPI के नए नियम लागू हो रहे हैं, जिन्हें नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया यानी NPCI ने तैयार किया। इन बदलावों का मकसद तेज और सुरक्षित ट्रांजैक्शन करना है। अभी तक UPI में दिन भर में RTGS के जरिए कुल 10 सेटलमेंट साइकिल चलते थे, जिसमें सही ट्रांजैक्शन और विवादित ट्रांजैक्शन दोनों को साथ में प्रोसेस किया जाता था, जिससे सेटलमेंट में देरी होने लगी थी। नए नियम के तहत सेटलमेंट साइकिल में अब सिर्फ पहले वाले 10 सही ट्रांजैक्शन को ही रखा जाएगा, जिससे सुरक्षित ट्रांजैक्शन को सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि पुराने RTGS और कट ओवर टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
भारत सरकार एलआईसी में अपनी 6.5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में। इस बिक्री से सरकार को लगभग 13,200 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। सेबी की ओर से तय किए गए 10% पब्लिक फ्लोट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचनी होगी। सरकार का मकसद रेगुलेटरी नियमों का पालन करते हुए कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाना है। इससे पहले सरकार ने मई 2022 में एलआईसी का 3.5% हिस्सा बेचकर 20,557 करोड़ रुपए जुटाए थे। फिलहाल सरकार के पास एलआईसी में 96.5% हिस्सेदारी है। भारत ने WTO से ई कॉमर्स में तकनीकी कंपनियों के एकाधिकार को रोकने के लिए सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की अपील की है। भारत ने सुझाव दिया है कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में बड़ी तकनीकी कंपनियों के एकाधिकारवादी बाजार विभाजन को रोकने और इस क्षेत्र में छोटे एवं मझोले उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए WTO देशों को सुरक्षित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए। भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के लिए मौजूदा कमियों पर भी चर्चा करने का प्रस्ताव रखा है, जो वैश्विक ई कॉमर्स में विकासशील और कम विकसित देशों की भागीदारी को रोकते हैं। GST 2.0 सुधारों के बीच यूपीआई ने एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में यूपीआई लेनदेन सालाना आधार पर 25% बढ़कर 20.70 अरब तक पहुंच गया, जबकि लेनदेन मूल्य में 16% की वृद्धि के साथ ये 27.28 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। केंद्र का अनुमान है कि 2025-26 के दौरान राजकोषीय घाटा देश के जीडीपी का 4.4% यानी 15.69 लाख करोड़ रुपए रहेगा। केंद्रीय स्टील राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 30 करोड़ टन क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता हासिल करना है। स्टील मंत्रालय के अनुसार बड़े पैमाने की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कारण भारत की घरेलू स्टील मांग 11 से 13% की प्रभावशाली दर से बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हिंसा पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने उनके देश के पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र में लगभग 1,70,000 सैनिकों को तैनात किया है। रूस पोक्रोव्स्क शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, पोक्रोव्स्क शहर में हालात ठीक नहीं है। यूक्रेन की सेना पूर्वी शहर पोक्रोव्स्क में अब भी मजबूती से डटी हुई है। रूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर विशेष बलों की टीम को पोक्रोव्स्क भेजा है। अमेरिका इस वक्त शटडाउन की मार झेल रहा है। मौजूदा सरकार देश के इतिहास में हुए रिकॉर्ड 35 दिनों के शटडाउन से केवल 4 दिन पीछे है। मौजूदा हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी प्रकट की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट खेमे के नेता चक शूमर का जिक्र करते हुए शटडाउन को शूमर शटडाउन बताया। ट्रंप ने रिपब्लिकन नेताओं से आह्वान किया कि विरोधी गुट के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करें। ट्रंप ने कहा कि अगर रिपब्लिकन खेमा डेमोक्रेट्स के खिलाफ मजबूत रुख अपनाए तो देश पर जबरन थोपे गए शटडाउन को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपना पूरा एजेंडा संसद से पारित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी G2 बैठक दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी रही। ट्रंप ने कहा कि ये बैठक दोनों देशों को स्थायी शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग के साथ बैठक में चीन पर टैरिफ कम करने की सहमति जताई थी। वहीं चीन अमेरिका से सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करेगा और दुर्लभ मृदा खनिजों का निर्यात जारी रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने युद्ध विभाग से नाइजीरिया में संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया की सरकार पर ईसाइयों के उत्पीड़न पर लगाम लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि अगर नाइजीरिया सरकार ईसाइयों की हत्या की इजाजत देती रही तो अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी मदद तुरंत रोक देगा। साथ ही उन सभी इस्लामी आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया कर देगा जो ये अत्याचार कर रहे हैं। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज शहर में ट्रेन में हुई चाकूबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने घटना को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने लोगों से पुलिस को सहयोग करने की अपील भी की है। ब्रिटेन के गृह मंत्री शबाना महमूद ने भी चाकूबाजी की घटना पर दुख व्यक्त किया है। डच शहर में ट्रेन में एक यात्री ट्रेन ट्रक से टकरा गई, जिससे उत्रेच और डेन बॉश के बीच रेल यातायात बाधित हो गया। ट्रैक बैरियर बंद होने से फंस गया था और टक्कर कुछ ही सेकंड बाद हुई। इस हादसे में 5 लोगों को मामूली चोटें आई है।
पिछले नवंबर में रेलवे स्टेशन की छत गिरने की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर सर्बिया के नोवी साद में हजारों छात्र एकत्रित हुए। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी, जिसे याद करते हुए लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और साइकिल पर सवार किसानों ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। ब्राजील की पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा ने COP30 से पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में कमजोर देशों को मदद की आवश्यकता है। 10 से 21 नवंबर तक COP30 में 143 प्रतिनिधिमंडल और 57 राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। ब्राजील अपने फॉरेस्ट फॉरएवर फंड के लिए समर्थन बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज ICC महिला विश्व कप के फाइनल में होगी खिताबी भिड़ंत। नवी मुंबई में होगा मुकाबला। भारत तीसरी बार ICC महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। भारत ने अब तक एक बार भी खिताब नहीं जीता है। भारत ने वर्ष 2005 और 2017 में एक दिवसीय विश्व कप फाइनल में जगह बनाई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज होबार्ट में खेला जाएगा। 5 मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से है आगे। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए 93 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने T20 में 2500 से अधिक रन बनाए। फिडे शतरंज विश्व कप में भारत के शीर्ष 8 खिलाड़ियों को दूसरे राउंड में सीधा मिला प्रवेश। डिगुके, इशार प्रगन्नानंदा, अर्जुन एरुगेसी, निहाल सरीन, विदित गुजराती, अरविंद चिदम्बरम और पैंटाला हरिकृष्णा दूसरे दौर में पहुंचे। फिडे शतरंज विश्व कप में भारत के प्रणव वी ने अल्जीरिया के बोलरेंस एडिने को हराया। भारत के प्रणेश एम ने कजाकिस्तान के सबकेत अखमोदिनोव को हराया। भारत के राष्ट्रीय चैंपियन इनियन पी ने क्यूबा के असोन इसिड्रो को हराया, तो सूर्यशेखर गांगुली ने अजरबैजान के अहमदजादा को पराजित किया। भारत के चारों खिलाड़ियों को दूसरे दौर में पहुंचने के लिए दूसरी बाजी में आधे अंक की जरूरत है। फिडे शतरंज विश्व कप में महिला विश्व कप विजेता भारत की दिव्या देशमुख को हार का सामना करना पड़ा। ग्रीस के कोरकोलुस में दिव्या को हराया। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए दिव्या को अगला मुकाबला जीतना जरूरी है। भारत के नीलाश सहा, हिमाल गुसेन, अरोन्यक घोष को पहले राउंड में हार का सामना करना पड़ा। आज सभी खिलाड़ी दूसरे रंग से अपनी दूसरी बाजी खेलेंगे। स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लिया। बोपन्ना ने ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। जर्मनी में आयोजित हाइलो ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्नति ने क्वार्टर फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे की लिन सियांग ची को 22-20, 21-13 से हराया। इंडियन ऑयल मुंबई में इंडियन रेलवे दिल्ली को 2-1 से हराकर 42वां सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट लगातार तीसरी बार और कुल मिलाकर 7वीं बार अपने नाम किया। इंडियन ऑयल मुंबई को चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ 5,51,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिला। एशियाई युवा खेलों में भारतीय मुक्केबाजों को ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए कल दिल्ली में किया गया सम्मानित। भारतीय दल ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक थे। शूटिंग में भारत की अवनी लेखरा ने कल दुबई के अल एन में हुए 2025 पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 2 विकेट से हराया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।